अर्ध सत्य। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। आज अर्ध सत्य में हम चर्चा करेंगे यूक्रेन की। एक छोटा देश जो रूस से 2.5 साल से लड़ रहा है और उसने रूस की 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया है। आखिर यूक्रेन का यह जो लड़ाकापन है वह कहां से आता है? और यह भी जानें कि बिहार में बेल्ट्रॉन ने जिन 20,000 लोगों को ठेके पर सरकारी दफ्तरों में काम पर लगा रखा है, जिनकी शिकायतों पर हम पहले एक एपिसोड कर चुके हैं, उन सवालों शिकायतों पर बेल्ट्रॉन क्या कह रहा है। पहले यूक्रेन। आज दुनिया में किसी देश के जज्बे की बात की जाए तो यूक्रेन सबसे अव्वल आपको नजर आएगा। एक छोटे से देश के जज्बे की कहानी में दम है। युद्ध से पूरी तरह बर्बाद हो चुका देश ना तो झुकता है और ना ही हार कबूल करता है, बल्कि फिर से खड़ा होकर के बड़ी चुनौती अपने दुश्मन के सामने रख देता है। बेहिसाब हिम्मत से लबालब यूक्रेन को देखकर यही कहा जा सकता है कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे जमीन पर पटका जा सकता है। रूस के मुकाबले यूक्रेन अगर आंकड़ों के लिहाज से आप देखें तो कहीं ठहरता नहीं है। गोला बारूद, असलहा, फौजी बंदोबस्त, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन दिलेरी, साहस, जज्बा, देशभक्ति, यह यूं कूट कूट करके यूक्रेनियों में भरा हुआ है कि 2.5 साल हो गए और रूस नाको दम है। और अब यूक्रेन की फौज रूस के भीतर घुस करके 1000 किलोमीटर के दायरे पर कब्जा कर चुकी है। कहानी मिसाल के लायक है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध में अब जाकर खेल पलटने लगा है। यूक्रेन की सेना पुतिन के गढ़ में घुस करके हमला बोल रही है, ठीक उसी अंदाज में जैसे पुतिन की फौज या पुतिन की सेना यूक्रेन पर टूट पड़ती है। यूक्रेनी सेना ने पहली बार रूस में घुस करके जो कुर्स्क इलाका है, कुर्स्क के लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर के दायरे में अपना कब्जा जमा लिया है। एक नक्शा मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको ये समझ में आएगा कि कुर्स्क और यूक्रेन ये कहां हैं और कहां से घुसपैठ की है यूक्रेन की फौज ने रूस के भीतर। इस नक्शे को मैं इस वॉल पे ले आता हूं ताकि आपको बड़ा दिखाई पड़ेगा और आपको समझ में आएगा कि दरअसल यह पूरा का पूरा कहां है। ये यूक्रेन का पूर्वी हिस्सा आप देखते हैं और रूस का पश्चिमी हिस्सा। वो जो ब्लिंक कर रहा है वो कुर्स्क है। तो यह लुहांस्क, दोनेस्क और आप कीव तक, ये राजधानी कीव है। इस पूरे इलाके में कुर्स्क से लगभग 2000 हमले रूस ने किए और अब यूक्रेन की फौज कुर्स्क में घुस गई है और वहां के 1000 किलोमीटर के इलाके पर कब्जा है। आप यूं समझिए कि दिल्ली, पूरी दिल्ली जो है वो लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर के दायरे में आती है और 1000 किलोमीटर रूस का कुर्स्क के इलाके में जो हिस्सा है उस पर यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। ये आपको दिखाई पड़ेगा कुर्स्क, यह पूरा रूस है और रूस का जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें एक शहर कुर्स्क आता है और यहाँ के 28 गांव आज की तारीख में यूक्रेनी फौज के कब्जे में हैं। लगभग 76,000 लोग जो इस इलाके में रहते थे वो छोड़ करके इलाका भाग गए हैं और यहाँ यूक्रेन की फौज आ गई है। आप देखेंगे खार्किव नीचे है। कीव के बाद अगर यूक्रेन का जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो खार्किव है और ये दोनों शहर तबाह हैं। इतने गोले बरसाए हैं रूस ने पिछले 2.5 वर्षों में कि दोनों के दोनों शहर मलबों का ढेर आपको लगते हैं। लेकिन हिम्मत और हौसला देखिए कि इसके बाद भी कीव हो, खार्किव हो, लुहांस्क हो, दोनेस्क हो या नीचे मारिपोल हो, इन सभी हिस्सों पर बेहिसाब तबाही के बाद भी यूक्रेन के लोगों ने और वहाँ के जवानों ने हौसला जिंदा रखा है और इस कदर है कि वो रूस के भीतर आज की तारीख में घुसे हुए हैं और पुतिन कहते हैं कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी है यूक्रेन ने, इसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन युद्ध में आप जीतते हैं या हारते हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पहली बार सीधे तौर पर माना है कि यूक्रेनी सेना ने रूस के कुछ इलाके में मिलिट्री ऑपरेशन चलाया है। ज़ेलेंस्की ने देश के सैनिकों और कमांडरों की इसके लिए तारीफ की है। वैसे दुनिया को डर इस बात का भी है कि कहीं पुतिन अब कोई बड़ा कदम ना उठा लें, क्योंकि पहली बार है कि उनकी टेरिटरी में फौज घुसी है दुश्मन की, और वो बार बार धमकी दुनिया को देते रहे कि अगर इस तरफ कोई आता है तो परमाणु हमला भी हो सकता है। बड़े नुकसान के लिए दुनिया तैयार है। खामियाजा दुनिया उठाएगी, उसके लिए रूस कसूरवार जिम्मेदार नहीं होगा। यह कई बार वो चेता चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके यूक्रेन की फौज अब रूस के भीतर है। रूस के एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। नेटो पर हमले का शक जताया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि अब तक तीन रूसी एयरबेस पर हमले हो चुके हैं। पिछले 2.5 साल से रूस लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन के शहर दर शहर बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन यूक्रेन है कि वो युद्ध में खड़ा है, अड़ा है, झुकता नहीं, बल्कि रूस की धमकियों और हमले का वो करारा जवाब दे रहा है। यहाँ का हर नागरिक रूस के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा है और वो आखिरी सांस तक अपनी ज़मीन और अपने देश दोनों को बचाने के लिए लड़ने को तैयार है। आखिर यूक्रेन में इतना दम कहाँ से आता है? एक छोटा सा देश रूस जैसी महाशक्ति से भिड़ा हुआ है। नेटो के जितने भी देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन और पश्चिमी देश, उन्होंने गोले बारूद, हथियार, ट्रेनिंग, पैसा दिया जरूर है, लेकिन लड़ा सिर्फ यूक्रेन है और यूक्रेनी जवान है। रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रही है, एक नया खतरा पैदा होता हुआ दिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी कि IAEA, जो दुनिया भर में एटॉमिक पावर प्लांट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी लेकर के चलती है, और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक की जानकारी दे रही है, जो बहुत खतरनाक है, डराने वाला है। यूक्रेन के निशाने पर रूसी न्यूक्लियर प्लांट हो सकता है। जो कुर्स्क का इलाका आप देख रहे थे, कुर्स्क में एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है रूस का। माना जा रहा है कि कुर्स्क में घुसने के बाद से न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन कब्जा कर सकता है। न्यूक्लियर प्लांट से कुछ ही दूरी पर यूक्रेन की सेना खड़ी है। ऐसे में कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रूसी मीडिया का दावा है कि न्यूक्लियर प्लांट पर यूक्रेन कब्जा करना चाहता है। इसलिए आप इस नक्शे को देखिए और नक्शे के जरिए आप देखिएगा कि ये ज़पोरिजिया है, ये यूक्रेन का इलाका है, यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट एक है, और कुर्स्क जो रूस है वहाँ दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है उससे बस कुछ एक दूरी पर यूक्रेन की सेना आकर खड़ी हुई है। उसने जिस इलाके को अपने कब्जे में लिया है, उस इलाके से थोड़ा आगे बढ़ेगी तो वो उस न्यूक्लियर पावर प्लांट पे आ जाएगी जो आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो कुर्स्क के इलाके में है। मैंने पहले ही बताया कि रूस का जो पश्चिमी इलाका है उसमें कुर्स्क आता है और यूक्रेन के पूर्वी हिस्से से लगता है। यह सीमा लगती हुई सी आती है। तो ये एक खतरा है रूस के इस पावर प्लांट पर या एटॉमिक सेंटर पर अगर हमला हो जाता है तो महाविनाश हो सकता है। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जिस यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं, वो कितनी लड़ाइयों के बाद भी उसमें क्या जीवटता है, क्या ताकत है कि वो कई मोर्चों पर खुद को साबित करने के लिए लगातार जूझता है और साबित कर रहा है। 2.5 साल की लड़ाई के बाद भी वो लड़ता हुआ रूस के भीतर दाखिल हो रहा है। पूर्वी यूरोप का देश है ये, और इसका जो पूरा रकबा है, कुल क्षेत्रफल, वो 6 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32 लाख वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान है, लगभग 1/6, और रूस 117 लाख वर्ग किलोमीटर का है। 170 लाख, 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 32 वर्ग किलोमीटर का हिंदुस्तान है, तो आप इसको 6 गुना कर दीजिए। लगभग हिंदुस्तान से दुनिया का सबसे बड़ा देश
लगभग 5.5 पौने 6 गुना बड़ा हिंदुस्तान से देश, और 5.5 पौने 6 गुना छोटा देश यूक्रेन है। आप अंदाजा लगाइए कि भारत से 1/6 छोटा देश भारत से 6 गुना बड़ा देश के मुकाबले खड़ा है। युद्ध से पहले 2022 में यूक्रेन की आबादी 4 करोड़ थी। 2024 तक आते आते यहां आबादी में बड़ी कमी आई, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा लोग पलायन करके भाग गए यूक्रेन से। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कहती है कि 1.5 करोड़ लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं, जो यूक्रेनियन थे, विस्थापित हैं, कैंप्स में रह रहे हैं, दूसरे देशों में रह रहे हैं, पनाह लिए हुए हैं। और रूस की आबादी 15 करोड़ के आसपास है। रूस का रक्षा बजट दुनिया के सबसे बड़े बजट में से एक माना जाता है, जो लगभग 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है। यूक्रेन का रक्षा बजट 10 से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। 15 और 80, 10 से 15 और 80, लगभग 7 गुना। रूस के पास एक्टिव आर्मी 10 लाख और रिजर्व आर्मी जो है 20 लाख, 30 लाख की फौज। यूक्रेन के पास एक्टिव आर्मी 3 लाख, 10 लाख मुकाबले 3 लाख, रिजर्व आर्मी करीब करीब 1 लाख है। इतनी कम फौज के बाद रूस के मुकाबले 2.5 साल से युद्ध चल रहा है और यूक्रेन मैदान में है। रूस के पास आधुनिक टैंक्स हैं, लड़ाकू विमान हैं, घातक मिसाइलें और एटमी पावर भी है, जबकि यूक्रेन के पास जो भी है वो सुधार में मिल रहा है। हथियार, गोला बारूद, ट्रेनिंग, पैसा। महाशक्ति रूस कहता है अपने आप को, और उसके मुकाबले में यूक्रेन है। पिछले 72 घंटे के अंदर वो जिस तरह से फिर खड़ा हुआ है, पुतिन के इलाके में यूक्रेनी सेना ने कब्जा किया है, वो वाकई में यूक्रेन के बुलंद हौसले की बड़ी गवाही है। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रूसी कब्जे की मैं बात करूं कि रूस किन किन इलाकों पर कब्जा किए हुए हैं, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। मेरे 2 खास मेहमान हैं, पहले उनको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं और चर्चा करना चाहता हूं, ताकि आगे हम ये बता पाए कि रूस ने कहां कहां यूक्रेन में कब्जा किया है। मेजर जनरल पीके सहगल साहब डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और जी पार्थसारथी साहब, आप पूर्व राजनयिक हैं। पार्थसारथी साहब, ये दुनिया में अपने तरह की इकलौती लड़ाई है जिसके बारे में रूस जैसा बड़ा मुल्क ये कहता रहा कि ये लड़ाई 60 दिनों के भीतर ख़त्म हो जाएगी, यूक्रेन घुटनों के बल आ जाएगा, और 2.5 साल बाद भी यह लड़ाई बराबरी के मुकाबले पर लगभग चलती हुई है और रूस के भीतर यूक्रेन की फौज घुस गई है। कारण क्या है इसका? कारण ये है इसका कि रूस यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है। यूक्रेन के पूरे हथियार और जो भी एक जंग के लिए चीजें जरूरत हैं, वो हमको अमेरिका से मिलता है। तो ये कहना, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं रूस में 4 साल रह चुका हूँ जी, और मैं पाकिस्तान की सीमा पर भी रह चुका हूँ जी। तो जब पाकिस्तान के पास ऐसे हथियार थे, 65 के जंग में मैं सेना में था, तो अमेरिकन के दिए हुए टैंक्स ने हमको काफी परेशानी दी, और मैं खुद सियालकोट सेक्टर में था उस समय टैंक्स के साथ। जी। जब अमेरिकन इन चीजों में आता है तो मामला बिगड़ता है। एक तरफ हमारे साथ वो पाकिस्तान का बराबरी देना चाहते थे, एक तरफ उनको हथियार देना चाहते थे, और हमें क्या करना पड़ा? पहली बार जब मैं 65 के जंग में लड़ा, सारे टैंक, सारे एयरक्राफ्ट हमारे थे, और जब अमेरिका का ये रूस पाकिस्तान के साथ चलता रहा तो हम रूस को गए, और 71 के जंग जब मैं फॉरेन सर्विस आ चुका था और मैं रूस में था जी। तब
मुझे मालूम है कि रूस ने हमको कितना मदद किया। हम्म। ठीक है, एक तो हमें जगह समझना चाहिए कि ये रूस का जंग नहीं है, ये अमेरिका का जंग है रूसियों के खिलाफ। और जी। जिस तरह से हथियार दिए गए हैं रूस का, वो बराबरी से लड़ सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अमेरिकनों का ये एक स्ट्रैटेजी रहा है कि रूस को सागर को आने के लिए, जाने की फैक्ट्री वगैरह को रोकना चाहिए। और यूक्रेन जो है उनका खेल खेल रहा था, और कुछ समय लगे रूस को अपने पोर्ट्स जो बंदरगाह है वहां उन पर कब्जा करने के लिए। जी। तो ये समझना चाहिए, यूक्रेन जो है अमेरिका का कठपुतली है। ये जंग शुरू होने से पहले उनके राष्ट्रपति जाकर मिले अमेरिका में, तब से अमेरिकनों का हत्या शुरू हुआ। तो ये कहना कि रूस ने क्या किया, रूस को हर चीज के लिए जिम्मेवार ठहराना जो आप कर रहे हैं, ये उचित नहीं है, ना सही है। मैं आता हूं सर। तो मैं मेरा जो मकसद है, दरअसल अभी जो स्थितियां हैं, जैसे जी पारसादी साहब ठीक कह रहे हैं कि 71 के युद्ध में हिंदुस्तान की मदद बतौर मित्र रूस ने जिस तरीके से किया, या गोवा मुक्ति के मामले पर रूस ने जिस तरह वीटो किया, या कश्मीर के जब भी मामले आए संयुक्त राष्ट्र में रूस ने वीटो किया, एक मजबूत भरोसेमंद दोस्त हमारा रहा है। हमारा मसला भारत हिंदुस्तान के रिश्तों को लेकर के नहीं है। दरअसल चर्चा इस बात की है कि आज की तारीख में यूक्रेन रूस के बीच में युद्ध चलता रहा है, तो पारसादी साहब कह रहे हैं कि दरअसल वो यूक्रेन की आड़ में अमेरिका युद्ध लड़ रहा है। ये बात भी सही है, नेटो वॉर लड़ रहा है, लेकिन जवान यूक्रेन के हैं। ये जो स्थितियां हैं आज की तारीख में, जब कुर्स में यूक्रेन की फौज घुस गई है, तो जाहिर है कि पुतिन एक बड़ा मैसेज देना चाहेंगे। वो मैसेज क्या हो सकता है, सहगल साहब? देखो, इस समय पुतिन जो है कंप्लीटली बैकफुट पर है। 1,21,000 लोग इस समय तक इवैक्यूएट हो चुके हैं। बेलोग्राड में 11,000 लोग इवैक्यूएट हो चुके हैं, और बेलारूस में भी बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन ने उनके बेलारूस की एयर स्पेस को वायलेट किया बाय ड्रोन्स एंड बाय एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल्स। यानी दूसरे लफ्जों में यूक्रेन जो है 3 हिस्सों में, उसमें बेलोग्राड में और बेलारूस में चुनौती दे रहा है। साफ तौर पे उनका मोराल, उनका मोटिवेशन, उनका कॉज फॉर विच दे फाइटिंग, उनके देश की अपनी छवि, देश की आबरू, देश की क्रेडिबिलिटी बहुत बेहतर रखती है। इट्स मैन बिहाइंड द मशीन दैट इज इम्पोर्टेंट। और ये जो उन्होंने किया है, इट्स बोल्ड एंड ब्रिलियंट। वास्तव में उन्होंने तकरीबन 1,000 किलोमीटर जमीन को पकड़ लिया है, 30 किलोमीटर रूस के अंदर चले गए, और पुतिन के लिए बहुत जबरदस्त सेटबैक है इस समय। पॉलिटिकल सेटबैक उसके लिए बड़ा जबरदस्त है कि वहाँ के लोग जो हैं पुतिन से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपकी वॉर प्लान शुरू से ही बदतर रही है। आपने देखा कम से कम 25 वॉरशिप्स उनके खत्म हो चुके हैं, एक सबमरीन खत्म हो चुकी है, कई एयरबेस खत्म हो चुके हैं, लाखों की तादाद में उनके सैनिक मारे जा चुके हैं, हजारों की तादाद में उनके टैंक्स नष्ट हुए, हेलीकॉप्टर्स नष्ट हुए, हवाई जहाज नष्ट हुए। इतना बड़े पैमाने पर उन्होंने हमले किए हैं, उसके बावजूद भी जो उन्होंने सोचा की थी 4 या 7 दिन में घुटने टिका देंगे, वो नहीं टिक सके। उनके खिलाफ वैगनर ग्रुप की लूटनी हुई, हर चीज में उनको नुकसान हो रहा है। तो वास्तव में अभी लोग साफ तौर पे क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं रूस के अंदर पुतिन के ऊपर कि आपने जो लड़ाई लड़ी है, क्या ये सही तरीके से लड़ी जा रही है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी सही है? अभी बड़े जबरदस्त दबाव में है, और किसी प्रकार से कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकते। अगर यूक्रेन ने उनके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट को ऊपर कब्जा कर लिया, तो वो भी उस माफी की विस्फोट कर सकते हैं रशिया के अंदर, जो रशिया यूक्रेन के अंदर कर सकता है। ऐसे में किसी भी हालत में रशिया जो है एटॉमिक वेपन इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि जबरदस्त नुकसान उसको रशिया में के अंदर भी हो सकता है। मेरे मुताबिक रशिया, ये सहगल साहब जो कह रहे हैं, एक वाजिब सवाल है। लगभग 70,000 से ज़्यादा रूस ने अपने सैनिक गंवाए हैं, 25 आपके वॉरशिप्स जो हैं वो ध्वस्त हो गए हैं, सबमरीन आपका ध्वस्त हो गया, 8,800 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ आपकी नष्ट हो गई हैं, बड़े नुकसान में हैं, और ऊपर से यूक्रेन की आर्मी अंदर आ गई है। रूस के भीतर हाल ही में एक बड़े जनमत के साथ जीतने वाले राष्ट्रपति पुतिन के लिए अपनी लोकप्रियता या अपना जनाधार बचा करके रखना, उनको भीतर रूस के भीतर चैलेंज नहीं मिले, ऐसी स्थिति बना कर रखना मुश्किल होगा। अब मुश्किल होगा या नहीं, मैं रूस में रह चुका हूं। जी।
वो इस पर हाथ उठाने वाले नहीं है। हम्म, और मेरी राय ये है कि एक कूटनीतिक समझौता आपको करना पड़ेगा। ये जो यूक्रेन है वो अमेरिकनों का खेल खेल रहा था। रूस की जो एक्सेस है सागर पर, उस पर रोक का एक और खासतौर पर जो बंदरगाह है उनके जो महत्वपूर्ण है उन पर नियंत्रण रखना। तो रूस के जो मैं समझता हूँ जो उनका उद्देश्य है वो यूक्रेन को कब्जा करने में नहीं है, जी लेकिन कब्जा करना है उन इलाकों पर जो उनको रूस के नेवी के साथ था और रहा है ऐतिहासिक तौर से। और रूस उस पर कब्जा कतई नहीं करेगा, क्योंकि चीज को कतई नहीं छोड़ेगा करने के लिए। ठीक है, अमेरिकन जो करेंगे, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि रूस ऐसे ही ये जो पोर्ट्स हैं, बंदरगाहें हैं, ये उनके हाथ से वो छूटना नहीं देंगे। बाकी जो करना है, कैसे राजनीतिक या कूटनीतिक समझौता आएगा, इस समय कहना मुश्किल है। जी लेकिन मैं समझता हूँ रूस ना हिटलर से झुकेगा, ना झुका था, ना अमेरिकन समर्थित यूक्रेन से सामने झुकेगा। जी ये पारसारथी चलेगा। साहब, पारसारथी साहब की अपनी एक राय है, सहगल साहब की अपनी एक राय है, और दोनों लोग अपने अपने नज़रिए से इन हालात को देख रहे हैं। लेकिन जो सच्चाई है रूस में और यूक्रेन के युद्ध की, वो भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने। थैंक यू सर, थैंक्स लॉट। रूस ने जो कब्जा कर रखा है यूक्रेन के इलाके पर, 6 यूक्रेनी शहर मोटे तौर पर रूस के कब्जे में हैं। यूक्रेन में रूसी मिसाइलों के हमले के बाद शहर दर शहर बर्बाद हुए। आपने बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी। मैं नक्शे पर आपको दिखाना चाहता हूं कि वो इलाके जो यूक्रेन के हैं जहां रूस ने कब्जा कर रखा है। आप देखिए, अब ये सब पूर्वी इलाका है। सेवेरोडोनेस्क, लुहांस्क, दोनेस्क, मारिउपोल, मेलिटोपोल, जापोरिजिया और क्रीमिया बहुत पहले से रूस के कब्जे में है। तो क्रीमिया पहले यूक्रेन का इलाका हुआ करता था, लेकिन रूस ने बहुत पहले उसको कब्जे में ले लिया था। इस बार के युद्ध में ये जितने भी शहर आपको दिख रहे हैं, सेवेरोडोनेस्क, लुहांस्क, दोनेस्क, मारिउपोल, मेलिटोपोल, जापोरिजिया, इन शहरों के ऊपर रूस कब्जा किए हुए है और कहता है कि यह पूरा का पूरा हिस्सा जो है वो रूस का है। और यूक्रेन कहता है कि मैं अपनी ज़मीन का 1 इंच भी नहीं गंवा सकता हूं, चाहे उसके लिए हमको आखिरी दम तक लड़ाई क्यों नहीं लड़नी पड़े, लेकिन ये लड़ाई चलेगी। और चूंकि अभी हमारे मेहमान कह रहे थे, पारसारथी साहब, कि पश्चिमी देशों की तरफ से गोला बारूद, हथियार, विमान, बाकी सारी चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए यूक्रेन लड़ाई में है। पिछले साल डिफेंस के लिए बहुत साजो सामान नहीं मिला, तो जितने भी पावर प्लांट्स थे यूक्रेन के, वहाँ रूस ने बम गिरा करके उनको ध्वस्त कर दिया। एक बड़ा संकट बिजली का भी यूक्रेन के भीतर है। लेकिन आप समझिए कि एक देश जो पूरी तरीके से बर्बाद है, उसके बाद भी वो बार बार खड़ा हो रहा है। 2.5 साल से युद्ध चल रहा है, ये युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ, फिर भी यूक्रेन ने उसके जज्बे की कहानी छोटी सी 2 मिनट की मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस बार के ओलंपिक में, यानी 2024 ओलंपिक्स में 12 मेडल जीते दुनिया में, 12 मेडल। जब घरों के पास गोलियों और बम धमाकों की आवाज़ गूंजती हो, ऐसे में वहाँ के एथलीट ओलंपिक के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हों, जज्बे की बात है। यूक्रेन के खिलाड़ियों का हौसला तनिक न डिगा नहीं, और पेरिस ओलंपिक्स में 140 एथलीटों का दल यूक्रेन से गया। 22 खेलों में उन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया और देश के लिए सबसे ज़्यादा मेडल एथलेटिक्स और कुश्ती में आए। हॉकी वाले दोनों मेल एंड फीमेल दोनों, नहीं वो नीदरलैंड का था, लेकिन इन दोनों खेलों में 3-3 मेडल जीते।
इसके अलावा फेंसिंग में 2, बॉक्सिंग, कैनोइंग, जिम्नास्टिक्स और शूटिंग में एक मेडल यूक्रेन ने जीते। यूक्रेन ने कुल 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर के ये आंकड़ा 12 मेडल का बनता है। उसने भारत की तुलना में 6 मेडल ज्यादा जीते और गोल्ड 3। पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय दल में 117 एथलीट शामिल थे। अगर आप बजट देखें हिंदुस्तान और यूक्रेन का, तो भारत की सरकार ने 2024 में 3,442 करोड़ रुपए खेल का बजट रखा था और यूक्रेन हर साल खेलों पर 1,500 करोड़ रुपए खर्च करता है। यानी कि यूक्रेन के मुकाबले हिंदुस्तान 2 गुना ज्यादा बजट खेलों का रखता है। और युद्ध से बर्बाद हुआ देश यूक्रेन ओलंपिक में कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है। मैं नीदरलैंड का जिक्र कर रहा था, जो दिमाग में आ गया था। नीदरलैंड की देख कितना छोटा देश, और टैली में वो 6ठे नंबर पर है, 12 गोल्ड। नीदरलैंड यूं समझिए कि क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया में 134वें नंबर का है, आबादी के लिहाज से 68वें नंबर का है, और दुनिया की टैली में, मेडल टैली में 6ठे नंबर पर है। उसी ने हॉकी के दोनों गोल्ड जीते, मेल और फीमेल। और यूक्रेन ने इतनी लड़ाइयों के बाद भी ओलंपिक में अपनी पहचान, अपनी जगह बनाई, 12 मेडल लिए 3 गोल्ड के साथ। तो ये होता है देश का जज्बा। बात हम बेल्ट्रॉन की तरफ ले चलें, उससे पहले एक और खतरे का जिक्र कर देते हैं कि ईरान और इजरायल। जानकारी अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति को दी है कि ईरान किसी भी वक्त इस हफ्ते इजरायल के ऊपर हमला कर सकता है, और इस लिहाज से अमेरिकी राष्ट्रपति ने ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों के साथ, जो मित्र देश हैं, बात की है और इजरायल की रक्षा की खातिर, उसकी मदद की खातिर जो फौजी इंतजामात होते हैं उसके लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिका का एक वॉरशिप और एक सबमरीन इजरायल की तरफ आ गया है, ताकि ईरान अगर हमला करता है तो उसको रोकने और उसके ऊपर हमला करने के लिए अमेरिकी सेना वहाँ मौजूद रहे। तो ये एक दूसरे युद्ध की आशंका दुनिया में अब बढ़ चली है और बहुत मुमकिन है कि यह युद्ध शुरू हो। और यह जब शुरू होगा तो ईरान और रूस, यह दोनों दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन के लिए 2